Hello everyone, welcome to my YouTube channel which is Home Science Classes। आज हम देखने वाले हैं कि भोजन के कार्य क्या कौन कौन से हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो भोजन के कार्य थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन ऑफ द फूड क्या है। भोजन में कई रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ये भोज्य तत्व कहलाते हैं। उपस्थित रासायनिक पदार्थ जितने भी हैं वो भोज्य तत्व कहलाते हैं। भोज्य तत्व ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने व क्रियाशील रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये जो भोज्य तत्व होते हैं इन्हीं के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसकी वजह से हम क्रियाशील रहते हैं और स्वस्थ रखने यानी बीमारियों से रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। ये तत्व 5 होते हैं, जिसमें पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। ये हो गए 5 नहीं बल्कि यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शरीर में बराबर वृद्धि एवं विकास होता है तथा विभिन्न अंगों के क्रियाशील रहने के कारण उनकी कोशिकाओं में बराबर ही टूट फूट होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वृद्धि और विकास संभव हो पाता है। भोजन के प्रमुख रूप से 3 कार्य हैं, जिसमें पहला है शरीर क्रियात्मक कार्य, दूसरा सामाजिक कार्य और तीसरा मनोवैज्ञानिक कार्य। शरीर के क्रियात्मक कार्य कौन कौन से हैं? पहला है ऊर्जा प्रदान करना, और दूसरा है शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना, और तीसरा है शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना और शरीर सुरक्षित करना। शरीर के अनुसार भोज्य तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें कि ये पहला है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ये जब ग्लूकोज में जब बदलता है तो हमारे शरीर को ग्लूकोज से वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट जब नहीं कार्य कर पाता है या कार्बोहाइड्रेट हम नहीं लेते हैं, वसा जो है फिर ऊर्जा देने का काम करती है, और यदि ये दोनों अनुपस्थित होते हैं तो उस समय प्रोटीन कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद आता है शरीर के निर्माणक भोज्य तत्व, जिसमें पहला है प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो है हमारे शरीर की हड्डियों की टूट फूट की मरम्मत हेतु कार्य करता है। तो ये निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रोटीन का होता है। खनिज लवण, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एवं आयोडीन उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व भी हमारे दांतों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आयोडीन ये हमारी जो ग्वाइटर यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने का काम करती है। तो आयोडीन की कमी से दिक्कत हो जाती है, यानी वो गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो निर्माणक कार्य होता है उसमें अवरोध पैदा होता है। जल, बॉडी का जो सबसे बड़ा भाग है 70% जो है हमारी बॉडी में जल है। अब आता है सुरक्षात्मक भोज्य तत्व, जिसमें विटामिन है। विटामिन का काम क्या होता है? विभिन्न बीमारियों से रक्षा करना। ठीक है। बीमारियों से रक्षा करने का काम इनका होता है। खनिज लवण जो कि खनिज तत्व हो गए। उसके बाद जल, यहाँ पर प्रोटीन भी सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों में आता है, क्योंकि वो टूट फूट की मरम्मत करता है, जिससे हमारी शरीर की अस्थियां एवं कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद आता है हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च व शर्करा। सरलतम रूप होता है स्टार्च व शर्करा। ये हमारी ऊर्जा प्रथम आवश्यकता होती है। ये
ठीक है, ये ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों से बराबर मिलती रहती है। शरीर की क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली क्रिया क्या है, जो मनुष्य के नियंत्रण में होती है, उन्हें मतलब मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है, वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, भागना एवं दौड़ना। ये सभी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो कि हमारे नियंत्रण नहीं होता या हमारे नियंत्रण के अनुसार कभी कार्य नहीं करती, कि स्वयं कार्य करती रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, गुर्दे की क्रियाएं, रक्त का परिवहन, ये सभी पाचन क्रियाएं, ये सब हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। ऊर्जा देने वाले भोज्य प्राप्ति के साधन। हमें ऊर्जा किस किस से जल्दी प्राप्त हो जाती है? शर्करा जो है वो प्रमुख इसका साधन कहलाएगा, जिसमें शक्कर, गुड़, शहद, चीनी। जब भी हमें कमजोरी महसूस हो रही होती है या चक्कर आता है, तो हमें सबसे पहले ग्लूकोज दिया जाता है, मीठा पदार्थ दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा सबसे पहले और जल्दी मिलती है, क्योंकि वो सरल रूप में होती है और वह जल्दी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा देने लगती है। स्टार्च प्राप्ति के साधन क्या है? अनाज, जैसे गेहूं का आटा हो गया, सूजी हो गया, मैदा, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि। जड़ वाली तरकारी जैसे आलू हो गया, शकरकंदी, कच्चे फल, केला, ये सभी भोज्य पदार्थों को ये इन सभी भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। वसा, वसा क्या है? ये वसा ऊर्जा देने वाला दूसरा तत्व है। इससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर वसा से सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा जो है हमें वसा से ही मिलती है। इसके प्राप्ति के साधन क्या है? तेल हो गया, घी, क्रीम, मक्खन, सूखे मेवे, सभी तैलीय पदार्थ जो है उसमें वसा प्राप्त होती है। अब इसके बाद आता है प्रोटीन। सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है कि ऊर्जा का अधिकतर भाग जब कार्बोहाइड्रेट से लिया जाता है, क्योंकि यह जो है वो भोज्य तत्वों में पाया जाता है, साथ ही ये बहुत ज्यादा सुपाच्य होता है और इसको खाने के पश्चात पेट बहुत देर तक भरा भरा रहता है, जल्दी खाली नहीं होता है। प्रोटीन ऊर्जा देने का काम तभी करता है जब कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, यानी इनकी उपस्थिति नहीं होती। इसकी प्राप्ति के साधन क्या है? दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली, दालें, सेम, मटर। सबसे ज्यादा ये नॉनवेज से मिलता है, यानी मांस, मछली और अंडा। और सोयाबीन, यानी ये जो है वो शाकाहारी भोजन में सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और दूध व दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उन सब में प्रोटीन की उपस्थिति रहती है। अब हम देखते हैं शरीर के निर्माणक भोज्य तत्व कौन कौन से हैं। शरीर का निर्माण किन भोज्य तत्वों की वजह से होता है? तो पहला आता है प्रोटीन। ये भोज्य तत्व जो शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं, वह शरीर निर्माणक भोज्य तत्व कहलाते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्व में प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्थान होता है। ये हमारे शरीर, जिसकी इकाई कोशिका है, उसमें प्रोटीन के द्वारा ही होता है उसका निर्माण भी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही वह कोशिका का विभाजन संभव है, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। शरीर में कोशिकाएं विभिन्न द्रव शरीर रूपी भवन का निर्माण करती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक कोशिका के विभाजन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के द्वारा ही विभिन्न कोशिकाओं का विभाजन होता है, जिससे हमारे अंग का निर्माण होता है। विभिन्न वृद्धि की अवस्थाओं, जैसे संपूर्ण बाल्यावस्था, किशोरावस्था और गर्भावस्था, अंगों की वृद्धि जो है वो तीव्र गति से होती है।
अतएव इन अवस्थाओं में विशेष रूप से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरावस्था में शरीर में वृद्धि होती है। गर्भावस्था में माँ के साथ साथ बच्चे का भी लालन पालन हो रहा होता है, अर्थात बच्चे को अपने शरीर की, उसकी कोशिकाओं, उसके अंग और विभिन्न शरीर जब कार्य करता है अंदर पेट के, तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। और किशोरावस्था में बच्चों का यानी बालकों का विकास और वृद्धि होती है, जिसके लिए भी प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। खनिज तत्व जिसके अंतर्गत कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन आता है, इनका काम क्या होता है? ये प्रमुख होते हैं ये चारों। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो दांत के लिए आवश्यक होता है और अस्थियों के निर्माण में विशेष काम करते हैं ये। रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन के निर्माण का प्रमुख रूप से आयरन यानी लोहा भाग लेता है। हीम जो है और ग्लोबिन जो है वो एक तरीके की प्रोटीन होती है। हीम जो होता है वो आयरन कहलाता है। ये दोनों मिलते हैं तभी रक्त का निर्माण होता है। आयोडीन भी शरीर की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, थायराइड का निर्माण करने में सहायक होती है। यानी थायराइड का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह उसको सुचारू रूप से चलाने हेतु सहायक होती है। आयोडीन की कमी से ग्रंथि पूर्ण निर्माण नहीं हो पाता है और शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से बालक मंद बुद्धि भी पैदा हो सकता है। इसके बाद आता है जल। जल जो है, शारीरिक तत्वों में जल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो जल होता है, इसका पहला स्थान होता है। विभिन्न अंतः कोशिका द्रवों एवं बाह्य कोशिका द्रवों का निर्माण जल के द्वारा ही होता है। रक्त का माध्यम भी जल ही है, क्योंकि शरीर में जो रक्त है वो तरल रूप में बहता है, ना कि ठोस रूप में। तो इसलिए रक्त का जो आधार है वो जल है। इसके बाद आता है शरीर निर्माण तत्वों की प्राप्ति के साधन। तो यहाँ भोज्य तत्व दिए गए हैं और उसके लिए पदार्थ। प्रोटीन है, जैसा कि अभी आपको बताया था कि दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, सूखे मेवे, मूंगफली, दालें, सेम आदि से मिलता है। कैल्शियम में दूध व दूध से बने सभी पदार्थों, हरी सब्जी और अंडे से मिलता है। फास्फोरस भी दूध व दूध से बने सभी पदार्थ एवं अंडा, यकृत, गुदा, सोयाबीन, दालें, इन सभी से मिलता है। लोहा जो है वो सबसे ज्यादा हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलेगा। मुनक्का, बाजरा, खजूर, सेब, केला, यकृत, मांस, इन सब से मिलता है। आयोडीन जो है वो सबसे ज्यादा आयोडीन नमक यानी समुद्री नमक में भी होता है, समुद्री घास में होगा, प्याज में होता है, समुद्री मछली, जितने भी नॉनवेज में जितना भी समुद्री जीव जितने आएंगे उन सभी में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन पाई जाती है, क्योंकि समुद्री नमक में या समुद्र में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जल, शुद्ध जल, रसीले फल, सब्जियां, दूध व अन्य पेय पदार्थ ये जल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ। ऊर्जा देने वाले तत्वों में हम निरंतर शक्ति हमें मिलती रहती है इनसे। निर्माणक तत्व में डील डॉल या आकार भार को प्रभावित करते हैं। सुरक्षात्मक तत्वों से हमारे शरीर की जैविकीय क्रियाओं को नियंत्रित करती है, जिससे कि अंग ठीक तरह से कार्य कर पाती है। तो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ में आते हैं विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रोटीन। प्रमुख सुरक्षात्मक तत्व में विटामिन, खनिज लवण, जल और प्रोटीन, इसको देखते हैं। पहला है विटामिन। विटामिन क्या है? शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और अंगों को सुरक्षित रखते हैं। विटामिन ए विशेष रूप से त्वचा एवं आंखों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, ये कैसे रखता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? विटामिन जो है वो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु
यदि उसकी आवश्यकता को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसके अभाव में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब आता है विटामिन। विटामिन क्या है? नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, त्वचा एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए काम आता है। कुछ ही मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन परंतु ये आवश्यक होता है। विटामिन हमारे शरीर में रुकता नहीं है, जाता है और निकल जाता है। इसलिए विटामिन की आवश्यकता कुछ कुछ मात्रा में हमेशा रहती है। तो हमें डेली अपनी भोजन में विटामिनों को रोज शामिल करना चाहिए। विटामिन की कमी से होने वाले रोग शरीर का विकास रुक जाता है, स्वास्थ्य की हानि होती है, विभिन्न रोग जैसे बेरी हो जाएगा, ये विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से, पेलेग्रा हो जाता है, स्कर्वी होता है सी की कमी से, ठीक है, रिकेट्स होता है डी की कमी से, और एनीमिया जो होता है वो विटामिन की ही कमी से होता है, जो कि फॉलिक एसिड की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं खनिज लवण। खनिज लवण में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बहुत जरूरी है। पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए खनिज लवण बहुत जरूरी है। रक्त परिवहन, हृदय की धड़कन, रक्त का थक्का जमाना आदि क्रियाओं के नियंत्रण करना खनिज लवण का ही कार्य होता है। ठीक है, इसका कार्य ये होता है, अर्थात अम्ल यदि हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, और क्षार ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। अम्ल हमारे आमाशय में अधिक मात्रा में होता है, लेकिन यदि पूरे शरीर में फैल जाएगा तो ये हमारे अंगों को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इन दोनों का संतुलन बनाने के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए, यदि पानी का संतुलन यदि बिगड़ जाएगा तो भी वो हमारे लिए हानिकारक है। रक्त परिवहन और हृदय की धड़कन, इन सबको नियंत्रित करने के लिए खनिज लवण आवश्यक होता है। जल जो है वो शरीर में द्रवों को नियंत्रित करने का काम करता है और उत्सर्जन क्रिया में सहायता पहुंचाता है। प्रोटीन रोग जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाकर सुरक्षात्मक कार्य में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन जो है वो हमारी कोशिकाओं एवं ऊतकों को मजबूत बनाता है, ठीक है, उनको शक्ति प्रदान करता है, जिससे कि वह अधिक से अधिक हमारे शरीर की सुरक्षा कर सके। इसके बाद आता है सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन। विटामिन जो है वो हमारे सारे फल, लाल पीली हरी सब्जियों से मिलता है, ठीक है, दूध व दूध से बने सभी पदार्थों से मिलता है, और अंडा, यकृत, मछली, गेहूं, चावल, मक्का, खमीर, इन सबसे हमें विटामिन मिलते हैं। खनिज लवण जो है वो दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी पत्ती वाली सब्जियां, सोयाबीन, दालें, इन सभी से मिलता है। जल जो है वो शुद्ध रूप से रसीले फल जिसमें जल की मात्रा पाई जाती है, उन्हीं से ही जल प्राप्त होगा। ठीक है, कुछ सब्जियां होती है जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे कि लौकी हो गई, तोरई हो गई, इन सब में जल की मात्रा उपस्थित रहती है। यदि उन्हें बनाया जाता है तो इसमें ऊपर से जल डालने की आवश्यकता नहीं होती है। हरी पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां होती है उनमें जल विद्यमान रहता है। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि इन सब से प्राप्त होता है। भोजन के सामाजिक कार्य क्या है? भोजन जो है वो विभिन्न कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अभी तक हमने जितने भी भोजन देखे सारे शारीरिक कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। सामाजिक कार्य में समाज, संपर्क व समूह मनोरंजन के लिए भोजन का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। अर्थात हम अपने घर पर कोई पार्टी रखते हैं, कोई विशेष दिन होता है या विशेष त्योहार होता है, तो समाज में भोजन के द्वारा खुशी जाहिर की जाती है, या भोजन को बनाकर, विभिन्न पकवानों को बनाकर उस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। ठीक है, अब भारतवर्ष में विशेष रूप से जैसे होली, दिवाली, ईद या अन्य जो त्योहार होते हैं, हर कम्युनिटी यानी हर सोसाइटी के अपने अपने या हर समुदाय के अपने अपने त्योहार होते हैं। तो वह समुदाय जो है
अपने त्योहारों को मनाते हैं जिसमें भोजन का बहुत ही प्रमुख स्थान होता है। कॉलेज और विद्यालयों में छात्र छात्राएं जो हैं वो सामाजिक भावना को उत्साहित करता है। ठीक है, इस अवसरों पर जब वो भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, इससे उनकी भावना को उत्साहित करते हैं वो। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? भोजन जो है वो संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, इसका काम होता है। कई बार पोषक तत्वों के युक्त आहार भी पर्याप्त संतुष्टि नहीं दे पाता, क्योंकि भोजन जो है मूड स्विंग करते हैं लोगों के। मतलब आपने देखा होगा कि मानसिक तनाव में भी कम हो जाता है भोजन जो है। इसलिए जहाँ बड़ी-बड़ी समस्याओं के हल करने के लिए वार्तालाप का या आयोजन किया जाता है, या वार्ता या फिर कोई सेमिनार रखा जाता है, वहां पर भोजन जो है वो विशेष सहायक सिद्ध होता है। अर्थात यदि आपका मूड बहुत ज्यादा ऑफ है या किसी का मूड बहुत खराब है या काम करने का मन नहीं कर रहा है, उसको अच्छा भोजन दिया जाए तो शायद उसका काम करने का मन भी करेगा और वह अधिक काम भी करेगा। भावनाओं को व्यक्त करने में भोजन विशेष रूप से सहायक होता है। ठीक है, यदि हम किसी को निमंत्रण देते हैं, मित्रता की अनुभूति होती है, तो हम उसको भोजन देते हैं। भोजन हम किसी को खुशी खुशी परोसते हैं तो वह उसको ग्रहण करता है, जिससे कि आपस में संबंध जो है वो अच्छे बनते हैं। रुचिकर व लोकप्रिय खाद्य पदार्थों को परोसना अतिथि के प्रति विशेष ध्यान एवं सम्मान को अभिव्यक्त करता है ये। इसके बाद आता है किन पदार्थों को भोजन कहा जाए। हम किन पदार्थों को भोजन कह सकते हैं? रासायनिक बनावट इस प्रकार की हो जो आसानी से पच सके। ठीक है, यानी वो आसानी से पाचन नली के रसों में घुल सके। इतना कठोर भोजन या खराब भोजन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से शरीर में जाके कोई भी परेशानी उत्पन्न हो। यदि खाद्य पदार्थ ऐसा हो जो पाचन नाल के रसों में घुल सके, तो उसकी रासायनिक संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो पाचक एंजाइमों द्वारा विखंडित हो सके। हम भोजन किसे कहेंगे? कि वह जो है वो हमारे शरीर में उपस्थित एंजाइमों द्वारा पचा सके, विखंडित हो सके और रक्त प्रवाह में पहुंच सके। खाद्य पदार्थ जो भोजन की संज्ञा तभी दी जा सकती है उसे जब रासायनिक संरचना इस प्रकार की हो जो रक्त द्वारा अवशोषित हो सके, जिसके पश्चात वो शरीर में ऊतकों के लिए उपयोगी और आवश्यक। थैंक यू। मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। उसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।